नमस्कार, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आशीष गवाड़ी स्पीकर पर। आज हम हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री की जो हमारी प्रश्न श्रृंखला शुरू है, उस प्रश्न श्रृंखला का एक चौथा भाग है। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। और मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा तब इसकी पीडीएफ मैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले जो हमारा तीसरा पार्ट वीडियो का बनाया था, तब हमने एक प्रश्न आपको मैंने कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब मांगा था। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी दिया। तो प्रश्न है, लोकसभा सदस्य होने के लिए क्या उम्र होती है? तो इसका सही जवाब है 25 साल के जब हम हो जाते हैं तब हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जो पहला नंबर का आपके सामने ऑप्शन है 21, तो जो हमारी लोकल बॉडीज रहती है, लोकल बोर्ड्स रहते हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत हम उसे बोल सकते हैं। तो उसमें जब हम खड़े रहेंगे यानी चुनाव लड़ेंगे, तब हम हमारे लिए 21, हमारी जब 21 साल के हम हो जाते हैं तब हम उसके लिए उसमें हम चुनाव लड़ सकते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। जो 30, हमने जो तीसरा ऑप्शन दिया है 30, तो 30 उम्र किस किस 30 उम्र के होने के बाद अब हम किस में खड़े रह सकते हैं? तो जो जिस राज्य में विधान परिषद में हम हमारी जब 30 साल की उम्र हो जाए तो हम उसमें खड़े रह सकते हैं। और जो हमारा राज्यसभा सदन है, जो हमारा वरिष्ठ सभागृह हम जिसे बोलते हैं राज्यसभा, तब उसमें भी हमें 30 साल पूरे होने चाहिए, तभी हम उसके मेंबर बन सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है 35, तब हम 35 जिसकी उम्र कंप्लीट हो गई, वो किसी भी राज्य के गवर्नर बन सकते हैं या अपने देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपके सामने ये प्रश्न मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। और शुरू करते हैं आज का इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। वो पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईएएस कौन है? तो भारत की पहली महिला आईएएस है अन्ना मल्होत्रा। अन्ना मल्होत्रा ये भारत की पहली महिला आईएएस है। ये आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो कि पहला आपके सामने ऑप्शन है किरण बेदी। किरण बेदी ये भारत की पहली आईपीएस अधिकारी है, जो कि पुलिस में जो सबसे ऊपर का पद रहता है उसे हम आईपीएस कहते हैं। किरण बेदी जी आईपीएस, पहली भारतीय आईपीएस, महिला भारतीय आईपीएस है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हाल ही में वो पुदुचेरी की गवर्नर थी, पर उन्हें अब उस पद से हटाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी करण का यही एक करण पर भी करण की इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। इसके बाद जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है कर्नल मल्लेश्वरी। तो कर्नल मल्लेश्वरी इन्होंने भी ओलंपिक में हमारे भारत के लिए मेडल जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जो 4 नंबर का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो दक्षिण भारत हमारा है उसमें उसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, दक्षिण भारत की। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, 1924 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 को जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी, जो कि बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। ये एक एक मात्र ऐसा अधिवेशन है जिस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी रह चुके हैं। तो हम थोड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, जो कि एलम हुम जो थे, उन्होंने जब स्थापना में थोड़ा हाथभार लगाया था। पहला अधिवेशन हुआ था
मुंबई में जो मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, उस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बैनर्जी। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। टोटल 72 मेंबर्स अधिवेशन के लिए उपस्थित थे। ये भी सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है। उस मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसूदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर मसूदा समिति के अध्यक्ष थे। ये आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए। और मसूदा समिति की स्थापना की गई तो कब की थी? तो 28 अगस्त 28 अगस्त को मसूदा समिति की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मसूदा समिति में टोटल थे 7 मेंबर। तो 7 मेंबर में से मैं बाकी के भी नाम यहाँ पर आपको दे चुका हूँ। तो आपको मैं पहले मेंबर थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी, तीसरे थे के एम मुंशी, चौथे थे बी एल मित्तल, पांचवे थे डीपी खेतान और छठे थे मोहम्मद सादुल्ला। और बाबा साहब अम्बेडकर ये उस कमेटी के चेयरमैन थे यानी अध्यक्ष इस मसूदा समिति के थे। ये आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका साल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 28 अगस्त को इस मसूदा समिति की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपके सामने पर एक और सवाल आ रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में कौन सी कलम है? जो भारत के उपराष्ट्रपति है हमारे भारत के, उनके लिए संविधान में कलम 63 यानी 63 कलम के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की कलम इस संविधान में है। ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहते हैं वो जो हमारा वरिष्ठ सभागृह है राज्यसभा, उसके वो पदसिद्ध अध्यक्ष रहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष रहते हैं वो संयुक्त बैठक के अध्यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि वो संसद के जो दो सदन है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए वो उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक के अध्यक्ष स्थान नहीं ग्रहण कर सकते। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमारी। मीरा कुमारी जी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। इनका जो कार्यकाल था वो था 2009 से 2014 के बीच। ये उनका कार्यकाल था। उस वक्त वो देश की जो लोकसभा का सदन है उनकी पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी थी। उसके बाद दूसरी अगर महिला पूछी जाए तो सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जी 2014 से 2019 के बीच लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है। सुषमा स्वराज जी ये भारत की फॉरेन मिनिस्टर थी। अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो गया है। और इंदिरा गांधी जी आपको सबको पता है भारत की पहली महिला पंतप्रधान रह चुकी है। उसके बाद आपके सामने और एक सवाल आ रहा है। सवाल है विश्व एड्स दिन कब मनाते हैं? जो विश्व एड्स दिन है वो बनाते हैं हम 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिन मनाते हैं। जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है 10 दिसंबर को हम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मानवाधिकार जो डे रहता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन हम उसे कहते हैं। उस दिन 10 दिसंबर को हम मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है। मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य रेल का जो रेल के 18 विभाग है उनमें से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल का मुख्यालय मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये मध्य रेल का मुख्यालय है। मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे 18 जो रेल के मुख्यालय है वो दे चुके हैं। हम एक एक का मुख्यालय और कहाँ पर है वो देखेंगे। जो मध्य का मुख्यालय मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। जो पश्चिम का मुख्यालय है वो भी मुंबई में है चर्च गेट उसे हम कहते हैं। जो उत्तर जो रेल का मुख्यालय है वो दिल्ली में है। जो उत्तर पश्चिम है वो जयपुर में है। जो दक्षिण मध्य का मुख्यालय वो सिकंदराबाद में है। जो पूर्व रेल का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण रेल का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व तटीय रेल का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य का मुख्यालय इलाहाबाद में है।
पूर्वोत्तर का मुख्यालय गोरखपुर में है, पूर्वोत्तर सीमा का मुख्यालय गुवाहाटी में है, दक्षिण तटीय रेल का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय बिलासपुर में है, दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कोलकाता में है, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली में है, पश्चिम मध्य का मुख्यालय जबलपुर में है और कोलकाता मेट्रो जो है उसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये आपको पूरे के पूरे जो 18 मुख्यालय मैंने यहाँ पर दिए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन पर रेलवे में एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं और भी आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि मगध था। मगध पर जो राजा था उसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उनके जो गुरु थे वो थे आर्य चाणक्य। ये आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए। चाणक्य एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, बड़े बुद्धिमानी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, शिवाजी महाराज का जन्म कौन से किले पर हुआ था? तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था शिवनेरी किले पर। शिवनेरी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत साल तक राजगढ़ में रह चुके हैं और आखिरी का जो उनका समय था उन्होंने वो रायगढ़ पर बिताया था। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके सामने सवाल आ रहा है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। कलकत्ता एक पश्चिम बंगाल की राजधानी है और तमिलनाडु एक स्टेट है। ये हम सबको मालूम है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, जो कि अब चेन्नई उसका नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था और वहां से वो राष्ट्रीयकृत बैंक बन गई थी। जो पहला ऑप्शन है, आरबीआई की जो स्थापना है वो थी 1 अप्रैल 1935, म्हणजे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। जो आरबीआई कायदा था 1935 का, 1934 के कायदे के अनुसार 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, जालियनवाला बाग घटना कब घटी थी? तो जालियनवाला बाग घटना घटी थी 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग हत्याकांड, जालियनवाला बाग जो घटना थी वो घटी थी। जो बैसाखी का सन था उस सन के लिए जालियनवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर वो त्योहार मना रहे थे। तभी जो इंग्रज का ये था अधिकारी जनरल डायर, उसने जो लोग वहाँ पर थे उन पर अंधाधुंध गोलीबार करके उसमें बहुत लोगों की जान भी गई। उसका ऑफिशियली आंकड़ा अभी तक हमें पता नहीं कितने लोग मरे। कुछ कहते 1000 लोग मर गए, कोई कहते 200-300 लोग मर गए। ये भी एक बात है। उसमें जो जालियांवाला हत्याकांड के बाद जो जो भारत में घटना घटी, तो महात्मा गांधी जी को जो केसर हिंद पदवी मिली थी उनका उन्होंने त्याग कर दिया, वापस दे दी। जो रविंद्रनाथ टैगोर को सर खिताब मिला था 1911 में, जब वो इंग्लैंड के राजा भारत में आए थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन गीत गाया था उनके लिए। तो उसके लिए उनको सर खिताब मिला था और खिताब भी उन्होंने अंग्रेज सरकार को वापस दे दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद। और वो उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे जनरल वाडवायर। तो जनरल वाडवायर की हत्या भी कुछ सालों बाद उधम सिंह ने लंदन में उधम सिंह जो एक भारतीय थे, उन्होंने वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाके जनरल वाडवायर को गोली मार के उनकी हत्या भी की थी। ये आपको सब ध्यान में रखना है क्योंकि उस पर प्रश्न आ चुके हैं, प्रश्न आ सकते हैं और आप को ये ध्यान में रखना ही है। उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है, द प्रेसिडेंशियल
ईयर किताब के लेखक कौन है? द प्रेसिडेंटियल ईयर किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ये द प्रेसिडेंटल ईयर इस किताब के लेखक है। प्रणब मुखर्जी के बारे में हम बात करेंगे तो प्रणब मुखर्जी जी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के अर्थ मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े पद पर भारत का काम किया है। उन्हें भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। अब उनका हाल ही पिछले साल उनका निधन हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, उस पर प्रश्न आ चुके हैं। जो एन के सिंह है वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि एन के सिंह भी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आप भी एक बार उसे चेक कर सकते हैं। जो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पंतप्रधान हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं प्रश्न है, तो इसका जवाब है दशरथ मांझी जी। दशरथ मांझी जी को माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनकी थोड़ी स्टोरी है, मैं आपको 1 मिनट में उनकी स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब उनकी बीवी बीमार थी तब उनके बीवी को दवाखाने में ले जाना था। जब वो एक बड़ा सा पहाड़ था उनके गांव में, उस पहाड़ को क्रॉस नहीं कर सके और उनकी बीवी का बीच में ही देहांत हो गया। तो उसी को उन्होंने उस घटना को हम उनके दिमाग में बैठा लिया। उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ की वजह से मैं जा नहीं सका तो मैं पहाड़ ही खोद डालूंगा। तो उन्होंने पूरा पहाड़ खोद के रास्ता बनाया, इसीलिए उन्होंने उनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया ये कहते हैं। उनका फिल्म भी बन चुकी है, आप वो फिल्म देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसा उन्होंने वो पहाड़ खोद के एक सड़क बनाई, इसीलिए हम उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जो ई श्रीधरन है, इन्हें हम मेट्रो मैन कहते हैं, मेट्रो मैन ई श्रीधरन को, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने सवाल आ रहा है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जो जेनेटिक कोड्स है उनकी खोज किसने की, तो उसका सही जवाब है हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद सिंह खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हरगोविंद सिंह खुराना को नोबल नोबल जो अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया था। जो नोबल अवार्ड की शुरुआत थी वो थी 1901 से नोबल अवार्ड प्रदान किया जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में हड्डी होती है 206। 206 हड्डी मानव शरीर में होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली ये लोक नृत्य है किस राज्य का? तो कथकली लोक नृत्य है केरल का। केरल का लोक नृत्य कथकली है। तो लोक नृत्य पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं। एसएससी एग्जाम रहो, रेलवे रहो, एनटीपीसी रहो, ग्रुप डी रहो, जो भी कंप्यूटर एग्जाम है सब में लोक नृत्य पर सवाल आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लोक नृत्य है लावणी। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कर्नाटक में यक्षगान है। और तमिलनाडु में जो लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम लोक नृत्य फेमस है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वीडियो चालू है तब तक आप उस बात मैं जो बोलता हूँ उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्न में उत्तर सिर्फ कथकली केरल का ही लोक नृत्य है। तो बाकी के मैं जो आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का लावनी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कर्नाटक का यक्षगान, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके सामने प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? जो बिहार के अभी पिछले साल ही जो इलेक्शन हो गए उनमें सबसे बड़ी पार्टी थी तेजस्वी यादव की। जो पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उसके बाद बीजेपी ये दूसरे नंबर की पार्टी थी और तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार जी की। अब पर वहाँ पर बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है उनका गठबंधन है। तो उस गठबंधन के जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार जी बन चुके हैं। और बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री भी है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप उन्हें
एक बार सर्च करके देख लीजिए कि 2 उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं बिहार के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नीतीश कुमार ये बिहार के मुख्यमंत्री है। लालू प्रसाद यादव ये भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और तेजस्वी यादव उनके लड़के हैं। उन्होंने भी अच्छी संघर्ष किया इस निवडणूक के लिए, अच्छा प्रचार किया। उनके भी एक नंबर की पार्टी उनकी अब बिहार में है, पर वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो चौथा नंबर का ऑप्शन है सुशील मोदी। वो भी जो पिछला टर्म था नीतीश कुमार जी का, उन उन उसमें वाइस सीएम यानी उप मुख्यमंत्री थे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? पंजाब केसरी किसे कहते हैं, इसका जो आपको जवाब है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर आपको मैंने अभी तक जो जो आपके सामने क्वेश्चन रखे उस क्वेश्चन में कुछ अड़चन आती होंगी, अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए बोल सकते हैं। मैं उसमें कुछ एडिशन करूँगा। आपको जो जो लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी डालूँगा। आपको कौन से विषय पर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, जो जो आपको क्वेश्चन चाहिए आप मुझे बताओ। मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए काम में आ सके वो मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आप शेयर कीजिए। यानी कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके उनके लिए भी ये क्वेश्चन काम के हैं, उनके पास पहुंचना ज़रूरी है। उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको उस पर क्लिक कर दीजिए। यानी कि जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तब उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलनी होनी चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।